दोस्तों, आज अगर बाजार की बात करें तो लगातार गिरावट का दौर जारी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकवाली हो रही है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे ग्लोबल संकेत थे, जो आपने देखा होगा कल के इंटरनेशनल मार्केट सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। उसके बाद में हमारे बाजार में भी गिरावट के साथ में शुरुआत की। कुछ बाजार ने संभलने की कोशिश जरूर की, लेकिन बाजार संभल नहीं पाया और आप देख सकते हो कि जबरदस्त गिरावट हो रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि बाजार में गिरावट का दौर कहाँ तक जारी रहेगा और क्या इस डिप में हमें खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर इस समय हमें बाजार में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। आगे की क्या संभावना है, तो यहाँ पे बहुत सारी बाजार को लेकर अपडेट है। ये बाजार में जो गिरावट का दौर जारी है, इसके पीछे असली रीजन क्या है और क्या हमारे बाजार में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेटेस्ट अपडेट जो मार्केट की है उसको भी जानेंगे। एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोविड को देखते हुए, क्या है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले अभी आप देख सकते हो 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 60,193 के स्तर पे 632 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 1.04% गिरा है आज बीएसई सेंसेक्स। लगभग उतनी ही गिरावट हमने कल भी देखी है। अभी भी अच्छी बात है कि इसने 60,000 के स्तर को पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 में 18,000 का स्तर टूट चुका है। आप देख सकते हो फिलहाल 17,921 के स्तर पे निफ्टी 50 है। 205 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यानी 1.13% निफ्टी 50 गिरा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वीकनेस तो बनी हुई है, लेकिन अभी 17,850 का मजबूत सपोर्ट है और वो सपोर्ट जब तक बना रहेगा फिर से ऊपर जाने की संभावना बनेगी। अगर 17,850 का स्तर टूटेगा तो फिर और बड़ी गिरावट हो सकती है। अब पूरे बाजार की हाल देखें तो जो गिरावट है वो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.18% की बड़ी गिरावट है और निफ्टी 100 की बात करें तो 1.28% गिरा है। निफ्टी 200 1.44% की गिरावट है और निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पे 1.56% की गिरावट है। लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 में 2.40% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में भी 2.52% की गिरावट है। तो मिड कैप की भी पिटाई जबरदस्त हो रही है। निफ्टी स्मॉल कैप की तो हालत और ज़्यादा खराब है। आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.99% यानी लगभग 3% टूट चुका है। ऐसे में स्मॉल कैप जबरदस्त गिरावट के चपेट में आ चुके हैं। इंडिया वीएक्स देख सकते हो 3.83% पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि बाजार में नरमी चाहिए हुई है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 2.41% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 3.10% ज़बरदस्त गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 2.85% की गिरावट और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 2.56% की गिरावट। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि छोटे स्टॉक बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं यहाँ पे। और लगभग ये देख सकते स्मॉल कैप में 3% के आसपास की गिरावट है, तो मिड कैप में भी 2 से लेकर 2.5% की गिरावट है। जो निफ्टी के जो मजबूत खिलाड़ी है उसमें थोड़ी सी गिरावट कम है। तो आप समझ सकते हो कि सेक्टरल इंडेक्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी बैंक में 1.19% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो 2.16% गिरा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.12% की गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी में 1.14% की गिरावट। आईटी 1.47% गिरा है। कल आईटी देखा था हमने, फ्लैट क्लोजिंग दी थी लगभग। आज यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट है। सुबह सुबह मजबूत खुला था निफ्टी आईटी। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 2.85% की ज़बरदस्त बड़ी गिरावट है। निफ्टी मेटल में भी 2.56% की बड़ी गिरावट है। एक सेक्टर है जो अभी भी ग्रीन है, वो है निफ्टी फार्मा, और इसके पीछे वजह है कोविड की वजह से देखें तो फार्मा कंपनियों का काम फिर से बढ़ने लगा है। और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आ गया कि फार्मा सेक्टर में आने वाले समय और शानदार तेजी आ सकती है। आज बैंकिंग सेक्टर की पिटाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है और स्पेशली पीयूसी बैंक तो पौधे मुँह गिरे। 4.07% की भयंकर गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट है, लेकिन थोड़ी कम है, 1.15% की गिरावट। और निफ्टी रियलिटी में भी देख सकते हो 2.16% की बड़ी गिरावट हो गई है। तो लगभग गिरावट हर जगह है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है। अब इसके पीछे वजह बनी, कल देख सकते हो कि डाउ जोन्स में भी ज़बरदस्त गिरावट देखी हमने। 33,027 के स्तर पे 1.05% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 3,822 के स्तर पे 1.45% की गिरावट थी। और नेस्डेक कंपोजिट में तो ज़बरदस्त गिरावट थी। 10,476 के स्तर पे 2.18% की गिरावट। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,754 के स्तर पे 1.29% की गिरावट। इसी वजह से देखें तो पूरा माहौल बिगड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल बहुत वीक निकल कर आए थे। अब यहाँ पे देख सकते हो जो सिग्नल जो निकल के आ रहे ग्लोबल सिग्नल, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक तो रसिया यूक्रेन का युद्ध जो ऑलरेडी जारी है। जापान के अंदर भी देखें तो महंगाई के बढ़ने का दबाव बनने लगा है और जापान में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे, यानी दोहरी मार पड़ रही है फिलहाल जापान को भी। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिकन बाजार में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है और इसी वजह से देखें तो कि आने वाले समय में फिर से क्या यहाँ पे फेड रिजर्व अपनी प्राइस हाइक करेगी, ये जो है डर बना हुआ है। फेड की तरफ से लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और इसी वजह से अमेरिकन बाजार संभल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ देखें तो जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए जो इंटरनेशनल रीजन है वो सारे के सारे निगेटिव बने हुए। अब यहाँ पे अगर देखें तो आज 2 IPO की लिस्टिंग हुई और दोनों में ही लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है।
लैंडमार्क की तो बात करें तो इशू प्राइस ही लिस्ट ही 7% नीचे हुआ, 471 के आसपास लिस्टिंग हुई, यानी लोगों को मौका ही नहीं मिला इसमें से बाहर निकलने का। सबसे बड़ी बात है कि आखिरी दिन 3.06% गुना सब्सक्राइब हुआ था, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इसमें डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और लोगों को यहाँ पे फंस गए। एक तरह से देखें तो फिलहाल मार्केट जो है फेवरेबल नहीं है आईपीओ के लिए, और ऐसे में आपको भी इस समय अगर फ्रेश एंट्री यहाँ पे करनी तो न करें, और जो इसमें आईपीओ में जिनको शेयर अलॉट हुए वो भी यहाँ पे अगर मौका मिले तो यहाँ पे एक बार एग्जिट हो जाए, क्योंकि इसमें और दबाव की संभावना बन रही है। अबान होल्डिंग की बात करें तो अबान होल्डिंग्स में लिस्टिंग तो सपाट हुई थी, लेकिन उसके बाद उसमें भी गिरावट का दौर शुरू हो गया। आप देख सकते हो कि कुछ 1% की बढ़त के साथ में लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसमें भी ज़्यादा लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आप देख सकते हो कि इसकी लिस्टिंग 270 के आसपास थी, और अब इसकी जो आईपीओ की प्राइस रखी गई थी वो 256 से 270 के बीच में रखी गई थी। तो ये समझ ही सकते हो कि आज दोनों आईपीओ ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। अब एक आईपीओ और खुल रहा है, रेडिएंट कैश आईपीओ। तो रेडिएंट कैश आईपीओ में भी यही सलाह रहेगी कि आपको इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बाजार के सेंटीमेंट इस समय आईपीओ के लिए सही नहीं है। फिलहाल इसकी प्राइस बैंड 94 से 99 के आसपास रखी गई है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें निवेश अभी फिलहाल न करें तो अच्छी बात है। तो वैसे भी जो मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय आईपीओ से थोड़े दूर रहने के लिए कह रहे हैं। एक अच्छी खबर है बाजार के लिए, वो है एफआईडीआई ने कल दोनों ने बाजार में खरीदारी की है। यह एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए। आप देख सकते हो कल एफआई की तरफ से 929 रुपीज़ की खरीदारी की गई, जबकि हमारे बड़े फंड हाउस ने 2207 रुपीज़ की खरीदारी की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एफआई बाजार में बिकवाली करे थे। उन्होंने आप देख सकते हो कुल 7763 रुपीज़ की दिसंबर महीने में बिकवाली की है, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस ने लगभग 15,698 रुपीज़ की खरीदारी की है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि अभी भी इंडियन बाजार पर भरोसा करे है एफआई। अब इस निवेश के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और इसी वजह से एफआई बाजार में निवेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो हमारे इंडियन जो बड़े फंड हाउस है वो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो इस समय बाजार से निकल रहे, क्योंकि एक सेंटीमेंट उनको लगता है कि इस समय निगेटिव बना, वो काफ़ी ज़्यादा निवेश बाहर निकाले। लेकिन अभी भी देखें तो म्यूचुअल फंड में भी अच्छी खासी निवेश बन रही है, और जो देखते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में करीब 13,300 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इस समय है। तो आप देख सकते हो कि बाजार में निवेश आ रहा है, और इस वजह से बाजार फिर से संभल सकता है। थोड़ा इस समय सेंटीमेंट बिगड़ा है तो बाजार और नीचे जा सकता है, लेकिन डिप में खरीदारी का मौका है। अच्छे स्टॉक्स आप देख के इसमें निवेश कर सकते हैं। बाजार के लिए एक और बुरी खबर यह है कि इंडियन रुपीज़ फिर से पिटना शुरू हो गया है, 82.86 के आसपास आया, और आप देख सकते हो कि इसका स्तर और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो कैपिटल इकोनॉमिक्स का जो कहना है कि आने वाले समय में यानी जून तक हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो 85 के स्तर तक टूट सकता है, यानी बड़ी गिरावट और हो सकती है, ये कैपिटल इकोनॉमिक्स का कहना है। तो अभी और इसमें गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि मार्च के अंत तक यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मार्च 2023 तक 84 तक जाएगा, और जून तक 85 तक जाने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अभी ये देखें तो ये जिस तरह से गिरावट का, इसके पीछे ग्लोबल रीजन भी बने हुए हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी दोहराया कि जो 2023 की दूसरी छमाही के बाद में फिर से यहाँ पे रुपया जो मजबूत होना शुरू होगा, और आप देख सकते हो 80 के स्तर पे आएगा, और उसके बाद में 2024 के अंत तक ये 78 के स्तर तक भी आ सकता है। यानी आने वाले समय फिर से बाजार में तेजी का दौर शुरू होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। इस समय देखें तो बाजार में थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन जल्दी यहाँ पे ये सारी की सारी सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा चाइना में तो कोरोना ने विकराल रूप धारण किया, और इसी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहाँ पर ये कंडीशन है कि न तो लोगों को हॉस्पिटल मिल पा रहे, न बेड मिल पा रहे, न ही शमशान घाट में उनकी अंतिम संस्कार हो पा रही है, क्योंकि लाइन लगी हुई है, और न दवा मिल पा रही है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे। और ऐसे में अगर आप देखें तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इंडिया ने नेजल वैक्सीन को भी अप्रूव कर लिया है, यानी अब हम नेजल वैक्सीन भी लगवा पाएंगे। यानी डायरेक्ट हमें हाथ में न लेके सीधे नेजल में उसको स्प्रे करना है। तो ये वैक्सीन अब आप देख सकते हो कोविन ऐप पर दिखनी शुरू हो जाएगी, और अगर आपके पास अवेलेबल होगी आपके एरिया में तो आप जाके वो नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार ने एक बड़ा क्विक डिसीजन लिया है कि एक और वैक्सीन को अब अप्रूव कर लिया, और इस वैक्सीन के माध्यम से लोगों को सेव किया जा सकता है। कल की बात करें तो 163 नए पेशेंट आए कोरोना के, और टोटल एक्टिव केस फिलहाल 3380 के आसपास है। तो फिलहाल इंडिया के लिए सिचुएशन अभी तो कंट्रोल में है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पर आगे के बारे में कहा नहीं जाए। वैसे भी सब डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल जो BF7 वेरिएंट है वो इंडिया में इतना घातक नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वैसी हर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है सबकी, और ऑलरेडी हमने डबल वैक्सीनेट हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने तो प्रिकॉशन डोज भी ली हुई है, तो इतना डरने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, और ये ओमिक्रॉन से इंडिया पूरा ऑलरेडी पहले से ही तीसरी लहर में सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास वो इम्यूनिटी है, तो इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए सरकार ने एक
इमरजेंसी में फैसला लिया कि नेजल वैक्सीन को भी अप्रूवल कर लिया है और अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं उसको। एक इंडिया ने और एक मानवीय पहलू को देखते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब इंडिया चाइना को अपनी मेडिसिन सप्लाई करेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही, उस वजह से लोग मर रहे। ऐसे में इंडिया की जो कंपनियां हैं वो चाइना को यहाँ से ड्रग सप्लाई करेगी। आप देख सकते हो वहाँ पे पैरासीटामोल भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इंडिया की कंपनियां जो आप देख सकते हो दुनिया में दवा निर्माताओं में इंडिया बहुत बड़ा नाम रखते हैं, और ऐसे में इंडिया की जो कंपनियां हैं उनको ऑर्डर मिल रहे हैं चाइना से, और अब यहाँ से सरकार की तरफ से उनको हरी झंडी दी गई है कि वो यहाँ से जो बुखार की दवाएं वो भेज पाएंगे, जिसमें इबुप्रोफेन और इसके अलावा पैरासीटामोल दवाइयाँ ये भेजी जाएगी चाइना को। तो कुल मिला के इस समय स्थिति हमारी अच्छी है, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ पे बहुत तकलीफ है, तो हमें भी उसमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। तो बाजार में आगे जाके सेंटीमेंट तो जरूर सुधरेंगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है और इस समय सेहत हमारी ठीक है, लेकिन फिर भी आने वाले समय के लिए अगर आपको बाजार में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है किसी भी शेयर में, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पूरा ना करें तो कम से कम आधे अपनी प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि डिप में अगर खरीदारी का फिर से मौका मिले तो आप एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार इस समय थोड़ा दबाव में तो जरूर है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।